69,000 शिक्षक भर्ती मामले में पूरे प्रदेश में इस समय एक माहौल सा बना हुआ है और इसमें जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि डीजी कंचन वर्मा ने जो चयनित अभ्यर्थी हैं जनरल कैटेगरी के, जिनकी संख्या करीब 19,000 के आसपास है, उनमें से 10,000 से ज़्यादा जो अभ्यर्थी हैं वो लखनऊ पहुंचकर डीजी कार्यालय के बाहर नारेबाजी कर रहे थे। उनको संबोधित करते हुए डीजी महोदय ने कहा कि इस पर अध्ययन हो रहा है, विधिक मामलों के जो जानकार हैं उनसे बातचीत चल रही है, जल्दबाजी में सरकार कोई फैसला नहीं लेगी। तो अब सवाल ये है कि पहले तो ये चर्चा हुई, पहले तो ये मसला उठा कि ओबीसी कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ अन्याय हुआ है, और अब जनरल कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं वो ये सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार बजाय सुप्रीम कोर्ट जाने के पॉलिटिक्स कर रही है, और उस पॉलिटिक्स में बहुत सारे ऐसे जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं जिनके सर पर तलवार लटका हुआ है। समायोजन की बात भी आ रही है, और अगर समायोजन होता है तो इस बात की भी संभावना है कि कई चयनित अभ्यर्थियों को नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। सवाल रोजी रोटी का है, लिहाजा सड़क से बेहतर कोई दूसरी जगह नहीं है। सड़क पर उतर गए हैं जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी हैं, तो पहले हम उनसे यही समझ लेते हैं कि ये पूरा मसला है क्या, दिक्कत हुई कहाँ से, समस्या कहाँ से शुरू हुई। क्या नाम है आपका? धीरज चंदानी नाम है मेरा, और मैं इस भर्ती परीक्षा का चयनित अभ्यर्थी हूँ। आपने याचिका भी डाली है? जी बिल्कुल, हमारा एक केस जो है दोहरे आरक्षण के विरुद्ध में, वो माननीय सिंगल बेंच में भी चल रहा था जहां हमें जीत मिली थी, उसके बाद डबल बेंच में भी ये चल रहा था, और अब हमारा जो ये मामला है निश्चित तौर पर विधिक पटल पर रखा जाएगा। मुझे बताइए, पहले ये कहा गया कि जो ओबीसी कैटेगरी के छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, उनके साथ अन्याय हुआ है, और अब आप कह रहे हैं कि जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है। ये पूरा मसला क्या है, जरा हमारे दर्शकों को आप समझा दें। बहुत से लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं ये मसला क्या है, दिक्कत कहाँ हुई, क्या है पूरा मामला। देखिए, जब जनवरी 2019 में यह भर्ती परीक्षा कराई गई तो इस भर्ती परीक्षा के बाद एक कट ऑफ लगाया गया, ठीक, जिसमें जनरल के जो अभ्यर्थी थे उनके लिए एकमात्र कट ऑफ था 97, ठीक। जो 97 या उससे अधिक अंक प्राप्त किया था उसे क्वालिफाइड माना गया, और उससे नीचे 96 मतलब 90 एक कट ऑफ लगाया गया था जो SC ST OBC तीनों वर्ग के लिए समान था। कितना कट ऑफ था? 90 अंक का। 90 तो उसमें OBC हो चाहे SC हो चाहे ST हो, 90 कट ऑफ? 90 बिल्कुल 90 कट ऑफ था, ठीक। तो ये आप लोगों ने पूछा नहीं कि ये जायज़ है क्या? देखिए, जब ठीक इससे पहले 68,500 की एक भर्ती और हुई थी इसी से जुड़ी हुई, जिसे 2 क्रमागत भर्तियां दी गई थीं, 68,500 69,000। 68,500 में ओबीसी और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का जो कट ऑफ था वो समान रूप से रखा गया था 45%, और 40% पर SC ST को रखा गया था। जो इन अंकों पर उत्तीर्ण थे उनको नौकरी मिली। हमारे केस में ये किया गया कि ओबीसी को जनरल के साथ कट ऑफ न रखते हुए उन्हें भी SC ST के समान कट ऑफ पे उत्तीर्ण कर दिया गया, जिसका परिणाम यह निकल करके आया कि एक भारी मात्रा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या सामने आ गई, और ओबीसी के बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पे जो अभ्यर्थी थे वो पास हो गए। लगभग समस्या यहाँ से शुरू होती है। बिल्कुल 84,000 अभ्यर्थी जो हैं ओबीसी के वो उत्तीर्ण घोषित हो गए, और अब अगले चरण के लिए वो वैधानिक हो गए। मामला यहाँ से उठता है, पूरे भारतवर्ष में एक व्यवस्था लागू है कि दोहरे स्तर पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा अनारक्षित वर्ग के कट ऑफ को प्राप्त किया गया है तभी उसे अनारक्षित कंसीडर किया जाता है। मतलब चाहे वो SC कैटेगरी का हो, ST हो या OBC कैटेगरी का हो, अगर वो 98 नंबर मान लीजिए ला दिया तो जनरल कैटेगरी में आ गया, बिल्कुल उसे कंसीडर किया जाएगा, और वो फाइनल मेरिट बनने में अनारक्षित वर्ग के साथ फाइट करेगा, और उसकी सीटों पर मतलब उसका अधिकार होता है विधिक तौर पर। लेकिन अगर किसी आरक्षित वर्ग द्वारा अपने वर्ग विशेष में अपने आरक्षित श्रेणी का लाभ लेकर के कोई परीक्षा उत्तीर्ण की गई है तो भर्ती के अगले चरण में उसे उसी की कैटेगरी में कंसीडर किया जाता है। अब तक जितने भी आयोग की परीक्षा होती है, UPPSC की परीक्षा होती है, समस्त आयोग द्वारा पूरे भारतवर्ष में ये व्यवस्था लागू है, और ये विधिक तौर पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश है। ये आरक्षण नियमावली में ये वर्णित है? बिल्कुल वर्णित है। मामला फंसता कहाँ पर है? मामला ये फंसता है कि जब
ये मुद्दा जैसे जब परीक्षा, जब ये चीज़ें बहुत, जब अचयनित आरक्षितों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई, तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि नहीं, जो सूची बनी है उसमें आरक्षण की विसंगति है, हमारा होना चाहिए। कई तरह की बातें, आरोप लगाने को कोई भी आरोप लगा सकता है, मैं भी आरोप लगा सकता हूँ कुछ मुद्दों पर। जैसे हमारा भी एक दोहरा आरक्षण कहाँ मिला उनको, ये बताइए। दोहरा आरक्षण, उनको दोहरे आरक्षण का लाभ दिया गया है। कैसे? वही मैं बता रहा हूँ। जो अभ्यर्थी 90 अंक के ऊपर उत्तीर्ण थे 96 नंबर तक, उन्होंने फाइनल गुणांक पर यदि वह अनारक्षित के अंकों के ऊपर आए तो उन्हें अनारक्षित अभ्यर्थियों की सीटें दी गई, जिनकी संख्या लगभग 13,007 के आसपास है। मैंने आपको प्रमाण पत्र दिखाया है, प्रमाण दिखाया है उसका, जो सरकार कहती है कि उनको ओवरलैप कराया गया है। अगर वो अभ्यर्थी अपनी श्रेणी में रहते, उनमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनका 96 नंबर होगा, 90 नंबर होगा, लेकिन फाइनल गुणांक बनने पर वो अनारक्षित के कोटे में आ गए। तो ये एक विवाद। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसी आरक्षण का लाभ लेकर के इस स्तर का अनारक्षित कोटे में लगभग जितने भी शिक्षा मित्र हैं सबको अनारक्षित की सीट दे दी गई, लगभग 8,400 के आसपास। तो वो चाहे किसी भी कैटेगरी के, किसी भी कैटेगरी के रहे हों। तो हमारा मामला क्योंकि माननीय न्यायालय में लंबित था, हमारी यह अपेक्षा थी कि अगर समस्त वर्ग के साथ वास्तव में सरकार को न्याय करना है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, एक संवैधानिक मार्ग हमें दिया गया है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय की चौखट पर जा सकते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग का अभ्यर्थी हो। और क्या वैधानिकता की घोषणा या वैधानिकता को सिद्ध करने का अधिकार मात्र न्यायालय को है कि क्या चीज़ वैध है और कौन चीज़ अवैध है। हम यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप करके, चाहे राजनीतिकरण करके वैधानिकता को सिद्ध नहीं कर सकते। तो वास्तव में यदि सरकार चाहती है कि समस्त वर्गों के साथ न्याय हो, तो समस्त वर्गों की पीड़ा को ध्यान में रखते हुए उसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाना चाहिए और सर्वोच्च न्यायालय से एक डायरेक्शन लेना चाहिए कि वास्तव में इस जो पूरा लिस्ट रिविजिट करनी है, तो अगर लिस्ट रिविजिट के दौरान किसी भी चयनित अभ्यर्थी का कोई नुकसान हो सकता है, तो उस केस में उनकी नौकरी को सुरक्षित करने के लिए सरकार कोई नीति बनाए जो विधिक तौर पर प्रमाणित हो। जब सरकार ये कह रही है कि हम किसी वर्ग के साथ अन्याय नहीं करेंगे, किसी के साथ कोई समस्या नहीं आएगी, तो आप लोगों को भरोसा क्यों नहीं हो रहा? देखिए, हम एक राजनीतिक आश्वासन के भरोसे अपनी नौकरी को नहीं छोड़ सकते। ठीक, मामला विधिक है। सरकारें आती जाती रहेंगी। तात्कालिक सरकार ने यदि हमें समायोजन या कोई ऐसी अस्थायी व्यवस्था के साथ हमारी नौकरी को सुरक्षित करने का प्रयास किया, तो बहुत सारे विधिक ऐसे पेच होंगे कि विवाद बढ़ जाएंगे। और निश्चित तौर पे नौकरी की लड़ाई है, तो बहुत सारे लोग कोर्ट में जाएंगे। जैसे शिक्षा मित्र, जो अचयनित शिक्षा मित्र हैं, वो भी हमारे चयन को चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में। अगर सरकारें बदल जाएंगी तो हम किस तरह माने कि हमारी नौकरी सुरक्षित रहेगी? तो हमें कोई अस्थायी व्यवस्था नहीं चाहिए। हम कोई अपराधी नहीं है कि हमें राजनीतिक संरक्षण की आवश्यकता हो। हम पूरी तरह से टेट, सुपर टेट क्वालिफाइड, शिक्षित, हम चयनित अभ्यर्थी हैं। हम चाहते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सरकार जाए और हमारे चयन को वैधानिक तौर पर पुख्ता करे, पुष्टि करे। सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं या कुछ लोग चले गए हैं जनरल अभ्यर्थियों में? देखिए, जो अनारक्षित वर्ग के अचयनित साथी हैं, जो अभी तक जिनका चयन नहीं हुआ है, टेट मुद्दे पर वो दोहरे आरक्षण को रोकने के लिए प्रयासरत हैं और उनके द्वारा एक रीट की तैयारी कर ली गई है। वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लगभग जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और मतलब एक याचिका पढ़ने वाली है सुप्रीम कोर्ट में? बिल्कुल, लगभग पड़ेगी। और हमारी ये अपेक्षाएं थी कि हमारे साथ सरकार भी अपना पक्ष जाकर के रखे। सरकार को जाना चाहिए, लेकिन अगर सरकार हमें कोई वैधानिक संरक्षण नहीं दे सकती या नहीं दे रही, उसके लिए वो सर्वोच्च न्यायालय का डायरेक्शन नहीं ले रही, तो हम भी कहीं ना कहीं बाध्य होंगे कि हम भी अपने पक्ष को रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का एक डायरेक्शन मांगे। क्योंकि मतलब न्याय अब सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा? बिल्कुल, हमारी ये अपेक्षाएं हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हमें जो है न्याय मिलेगा। जब रिजल्ट आया तब तो कोई समस्या नहीं थी, सारे लोग सेलेक्ट हुए, सारे लोग अलग अलग जनपदों में जाकर नौकरी कर रहे हैं। मूल समस्या कहाँ से आई, दिक्कत हुई कहाँ से? देखिए, ये जब योगी सरकार जब 1.0 जब थी, तो उसमें शिक्षा मंत्री जो सतीश चंद्र द्विवेदी जी थे, उन्होंने विधानसभा के पटल पे और ऐसे मीडिया में भी ब्रीफिंग के दौरान बताया था कि ये भर्ती पूर्णतः पारदर्शी है। और राजनीतिक दबाव में जब चुनाव आया, दूसरे विधानसभा चुनाव के दौरान 2022 में, अचानक से ऐसा क्या हुआ, क्या दबाव बना या क्या इन लोगों ने समझा सोचा, और तुरंत से आनन फानन में
6800 की लिस्ट जारी कर दी, और उसी 6800 को या जो लिस्ट जारी कर दी गई है उसी को बचाने के लिए लोग पूरी तरह लगे हुए हैं कि हम तब बता रहे थे कि तब हम सही हैं और आज बता रहे हैं कि आज हम सही हैं। इसमें केवल फंसे हैं तो हम लोग फंस गए हैं। वो केवल सरकार जो है पहले भी अपने आप को सही कह रहे थे। एक ही सरकार दो तरह से सही कैसे हो सकती है? एक ही मुद्दे पे दो तरह से सही कैसे हो सकती है? आप खुद इस पे उनसे पूछा, उनको अपने अधिकारियों से पूछना चाहिए कि आप एक ही मुद्दे पे दो तरह से कैसे सही हो सकते हैं। एक बार को आप कह रहे हैं कि हमारी पूरी लिस्ट जो है वो पारदर्शी बनी हुई है, अनारक्षित वर्ग के जो लोग आए हैं वो पूरी पारदर्शी और पूरे प्रक्रिया के तहत आए हुए हैं, और अब आप कह रहे हैं कि 6800 लिस्ट जारी कर दी। अब उसको सही करने के लिए, उसको सही ठहराने के लिए सरकार को यहाँ पे करना चाहिए कि सरकार सुप्रीम कोर्ट जाए। सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना, बिल्कुल सरकार सुप्रीम कोर्ट, अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी तो आप लोग जाएंगे? तो बिल्कुल हम लोग अपनी तरफ से प्रयास करेंगे, और बिल्कुल न्यायालय आर्टिकल 32 हमें अधिकार देता है। संविधान केवल उन्हीं के लिए नहीं बनाया गया, संविधान हम लोग के लिए भी है, तो हम आर्टिकल 32 के तहत जरूर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। क्या नाम है आपका? प्रवीण कुमार पांडे नाम मेरा। कहाँ पोस्टेड है? कुशीनगर में पोस्टेड हूँ। चलिए, तो जो जनरल कैटेगरी के चयनित अभ्यर्थी हैं, इनका कहना है कि सरकार को कम से कम इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। अलग अलग कैटेगरी के जो लोग हैं वो अपनी बात अलग अलग तरीके से भले कर रहे हैं, लेकिन सबके साथ न्याय होना चाहिए, और ये तभी संभव है जब इसका निराकरण सुप्रीम कोर्ट से हो। चूँकि मामला बहुत पेचीदा है, और शायद यही वजह है कि कंचन वर्मा जी जो डीजी हैं वो कह रही थी कि बहुत जल्दी हम लिस्ट निकालने जा रहे हैं, लेकिन पेचीदगियों को देखते हुए उनको भी कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि इस पर जो विधि विशेषज्ञ हैं उनसे राय ली जाए, और सिर्फ राय ही नहीं ली जाए, क्योंकि ये मामला बहुत पेचीदा है और मामला हाई कोर्ट के फैसले के बाद सरकार पर एक दबाव के रूप में भी है। तो अब देखना बड़ा महत्वपूर्ण भी होगा, दिलचस्प भी होगा कि इसको लेकर सरकार क्या फ़ैसला लेती है, लिस्ट कैसे निकलती है। और एक बात जो हम कहना ये चाह रहे हैं कि इसको लेकर जो अंतिम निर्णय है वो सुप्रीम कोर्ट से ही आना है। इसकी वजह ये है कि सरकार भले सुप्रीम कोर्ट ना जाए, जो जनरल कैटेगरी के चयनित और अचयनित अभ्यर्थी हैं उनमें से कई लोग सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बना रहे हैं। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।